एक गांव में माही और काव्या नाम की दो चचेरी बहनें रहती थी। माही और काव्या थे तो चचेरी बहनें, पर उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। माही की चाची शांति काफी समय से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे। घर की बड़ी बेटी होने के नाते माही ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। लेकिन वो चाहती थी उसकी बहन काव्या खूब पढ़े और चाचा चाची का नाम रोशन करे। एक दिन की बात है, काव्या की चाची शांति की अचानक तबीयत बहुत ही खराब हो गई और वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाते हुए बोली, बेटी, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। नहीं चाची, आप ये क्या कह रही हो? अभी तो आपको लंबी उम्र जीना है। नहीं बेटी माही, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मेरी जेठानी की बेटी होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम बहुत ही अच्छी हो माही। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम मेरी काव्या बिटिया का ध्यान रखना। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, क्योंकि वो नासमझ है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं। ये कहते हुए शांति ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बहनें शांति से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, पर होनी को कौन टाल सकता है। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, काव्या स्कूल से उदास होकर घर लौटी और माही से बोली, दीदी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के पास मोबाइल फोन है, पर मेरे पास नहीं। तुम तो जानती हो काव्या, बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्चा चल पाता है और मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भी मुश्किल से ही दे पाती हूँ। तुम उन लड़कियों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम तो मेरी समझदार बहन हो ना। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है दीदी, अब से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, दूसरों की बातों पर नहीं। ये हुई ना बात। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले चलती हूँ। मेला? अरे वाह, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहनें बातें करते करते मेले में पहुँच गई। मेले में बड़े बड़े झूले, चाट पकौड़ी के ठेले लगे हुए थे। दोनों बहनों ने वहाँ खूब मौज मस्ती की और समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। उसके बाद दोनों बहनें घर वापस लौट रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक घायल खरगोश मिला। घायल खरगोश को देखकर माही बोली, अरे, इस खरगोश को तो बहुत चोट लगी है। एक काम करते हैं, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। ठीक है दीदी, वैसे भी रात होने वाली है, जल्दी चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं काव्या, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रुको, पहले मैं इस खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर माही ने जख्मी खरगोश को बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर माही ने खरगोश के जख्मों पर लेप लगाया और मरहम पट्टी की और हरी घास खाने को दी। दोनों बहनें खरगोश का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ देर बाद खरगोश उछलते कूदते वहाँ से जाने लगा। तभी काव्या बोली, अरे दीदी देखो, वो खरगोश यहाँ से जा रहा है, चलो पकड़ो उसे। कोई बात नहीं काव्या, उसे जाने दो, वो अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता है। चलो तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, मैं तब तक बाकी काम निपटा लेती हूँ। फिर काफी समय गुजर जाने के बाद वो खरगोश वापस लौट आया। ये देख माही हैरानी से बोली, अरे प्यारे खरगोश, तुम तो वापस लौट आए। जाओ, अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। तभी खरगोश ने कहा, माही, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, चलो मेरे साथ, हमारे पास समय बहुत कम है। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, पर
मेरे पास अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है, प्लीज चलो मेरे साथ। खरगोश को इस तरह बोलता देख काव्या बोली, अरे वाह, मैंने ऐसा बोलता हुआ खरगोश पहले कभी नहीं देखा। ये समय बात करने का नहीं, जल्दी चलो मेरे साथ वरना देर हो जाएगी। ठीक है प्यारे खरगोश, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर दोनों बहनें खरगोश का पीछा करने लगी। उछलते कूदते खरगोश उन्हें जंगल में ले गया। खरगोश का पीछा करते करते दोनों बहनें जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच गई। ये देख माही बोली, अरे खरगोश, तुम हमें ये कहाँ ले आए हो? दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये खरगोश हमें जंगल में क्यों लेकर आया है? कहीं ये खरगोश कोई भूत तो नहीं? चलो दीदी, घर लौट चलते हैं। हाँ काव्या, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। ये कहते हुए दोनों बहनें वहाँ से भागने लगी। तभी खरगोश ने कहा, रुक जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? देखो यहाँ गहरे गड्ढे में मेरी बहन गिर गई है, जल्दी से मेरी बहन को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। खरगोश की बात सुन दोनों बहनें रुक गई। तभी माही बोली, तुम्हारी बहन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? माही, दरअसल हम परी बहनें हैं और एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें खरगोश बना दिया। तुम जल्दी से मेरी बहन को इस गड्ढे से बाहर निकालो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी बहन को गड्ढे से बाहर निकालती हूँ। दीदी रुको, मुझे तो इनकी कोई चाल लगती है। चलो यहाँ से, वरना हम बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन माही काव्या की एक बात नहीं सुनती। नहीं काव्या, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तुम यहीं रुको। इतना कहकर माही बड़ी मुश्किल से गहरे गड्ढे में फंसे खरगोश को बाहर निकालती है। तब खरगोश ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माही, तुमने हम दोनों परियों की जान बचाई। क्या तुम हमारी एक मदद और कर सकती हो? दरअसल हम जादुई छड़ी के बिना अपना असली रूप नहीं ले सकते, ना ही परी लोग जा सकते हैं। क्या तुम जादुई छड़ी ढूंढने में हमारी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, पर आपकी जादुई छड़ी है कहाँ? ये तो हमें भी नहीं पता। जब हम उस दुष्ट जादूगरनी से लड़ रहे थे, तब पता नहीं जादुई छड़ी कहाँ गिर गई। इससे पहले कि वो जादूगरनी हमारा पता लगाकर हमें कोई नुकसान पहुँचाए, हमें जादुई छड़ी ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। आप चिंता मत करो, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढती हूँ। मुझे लगता है इसी जंगल में कहीं होगी। आप दोनों तब तक किसी गुप्त स्थान पर छुप जाइए, तब तक मैं जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। चलो काव्या। ठीक है माही, हम तुम्हारा यहाँ झाड़ी के पीछे इंतजार करेंगे। जल्दी आना, दिन निकलने से पहले तुम्हें वो जादुई छड़ी ढूंढकर लानी होगी, नहीं तो हम वापस परी लोग नहीं जा पाएंगे। उसके बाद माही और काव्या ने जादुई छड़ी की तलाश में जंगल का हर हिस्सा, हर कोना छान मारा। लेकिन तभी दोनों बहनों को कुछ ही दूरी पर चमकती हुई कोई चीज नजर आई। वो दोनों दौड़ती हुई चमकती हुई चीज के पास गई, तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे, ये तो परी की जादुई छड़ी है। शुक्र है, आखिर मिल ही गई। हाँ दीदी, जल्दी चलो, देखना जादुई छड़ी मिलते ही परी खुश होते हुए हमें कोई जादुई उपहार जरूर देगी। अब जल्दी चलो, ये जंगल खतरे से खाली नहीं। फिर दोनों बहनें खुश होते हुए जादुई छड़ी लेकर उसी जगह पहुंची जहां दोनों परियां छुपकर उनका इंतजार कर रही थी। जादुई छड़ी की शक्ति से दोनों अपने असली रूप में वापस आ गई। तुम दोनों बहनों ने हमारी बहुत मदद की, हम तुम्हारे आभारी हैं। इसीलिए परी लोग जाने से पहले हम दोनों परी बहनें तुम्हें जादुई उपहार देना चाहते हैं। फिर दोनों परियां 2 जादुई लिपस्टिक देते हुए बोली, ये लो माही और काव्या, ये 2 जादुई लिपस्टिक हैं। तुम इसे किसी खुले स्थान पर रख देना। उसके बाद तुम इन लिपस्टिकों का जादू देखना।
अब हम चलते हैं, हमें जादूगरनी का खात्मा भी करना है। इतना कहकर दोनों परियां वहां से अदृश्य हो गई। वहीं दोनों बहनें अपना अपना जादुई लिपस्टिक लेकर खुले स्थान पर गई और वहां रख दिया। पलक झपकते ही दोनों लिपस्टिक बड़े विशाल लिपस्टिक घर में बदल गए। ये देखकर काव्या खुश होते हुए बोली, अरे वाह दीदी, मैंने ऐसा लिपस्टिक का घर पहले कभी नहीं देखा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने जादुई लिपस्टिक घर के अंदर गई। जादुई लिपस्टिक घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत थी। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादुई लिपस्टिक घर में रखे दौलत से माही गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने लगी। वहीं दूसरी तरफ काव्या ढेर सारी धन दौलत देख लालच में अंधी और घमंडी हो गई। इतना ही नहीं, काव्या ने अपनी दीदी माही से भी बात करना बंद कर दिया था। वो बस सारा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और शॉपिंग करती। एक दिन काव्या शॉपिंग कर जादुई लिपस्टिक घर में लौट रही थी। तभी काव्या को जादुई लिपस्टिक घर के बाहर एक भिखारन औरत मिली। बिटिया, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए दवाई लानी है। चल हट यहाँ से, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो उसमें से तोड़कर तुझे दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने चले आते हैं। ये बोलते हुए काव्या उस भिखारन को भला बुरा कहने लगी। उसकी इस हरकत से जादुई लिपस्टिक घर बहुत नाराज हो गया। फिर वो जादुई लिपस्टिक घर बोला, काव्या, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने उस औरत की मदद नहीं की। जब से तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक घर मिला है, तुमने अब तक किसी की भी मदद नहीं की। ये गलत बात है। अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैं तेरा इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए करूंगी, दूसरों के लिए नहीं, समझे? काव्या की बात सुन जादुई लिपस्टिक घर को बहुत गुस्सा आया और वो हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गया। जादुई लिपस्टिक घर गायब होते ही काव्या के पास जो भी था सब कुछ छिन गया और वो बहुत ही गरीब हो गई। फिर वो रोते रोते मदद मांगने अपनी दीदी माही के जादुई लिपस्टिक घर के अंदर जाने लगी। लेकिन जादुई लिपस्टिक घर में कदम रखते ही काव्या को जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए काव्या अपनी दीदी को पुकारने लगी। दीदी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो दीदी। काव्या की आवाज सुन माही दौड़ते हुए जादुई लिपस्टिक घर से बाहर आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम रो क्यों रही हो और तुम ऐसी हालत में क्यों हो? क्या हुआ काव्या, तुम रो क्यों नहीं हो और तुम ऐसी हालत में? काव्या रोते हुए अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताती है, जिसे सुन माही बोली, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता है ना लालच करना कितनी बुरी बात होती है। लालच की वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। ठीक है काव्या, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आओ मेरे साथ मेरे लिपस्टिक घर में, अब से तुम मेरे साथ रहना। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी जादुई लिपस्टिक घर में रहने लगी। दूर किसी गांव में रेखा अपने चाचा चाची और अपनी चचेरी बहन सुषमा के साथ रहती थी। रेखा के माता पिता अपने आखिरी शब्दों में रेखा की जिम्मेदारी चाचा और चाची पर छोड़ कर गए थे। रेखा की चाची रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी नजर में तो मानो रेखा एक नौकरानी हो। वो दिन भर बस रेखा से काम ही करवाया करती थी और अपनी सगी बेटी सुषमा को कलेजे से लगाकर रखती थी। ये सब देखकर रेखा के चाचा को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रेखा पौधों में पानी डाल रही थी।
तभी उसकी चाची गुस्से से बाहर आई और बोली, ओ महारानी, यहाँ क्यों बैठी है? घर का काम नहीं है क्या? लेकिन चाची जी, घर का काम तो मैंने अभी ही खत्म किया है। ज्यादा जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा बोला जा रहा है वैसा कर, समझी? रेखा चुपचाप दोबारा से घर की सफाई करने लगी। रात को जब थक हार कर रेखा सूखी रोटी और अचार लेकर अपने कमरे में खाना खाने बैठी, तब उसके चाचा उसके पास आकर बोले, मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों कहते हो चाचा जी? आपने पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की। अब मेरा फर्ज बनता है कि बदले में मैं आपकी सेवा कर सकूं। घर के हालात देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे काम करने की जरूरत है। मैं बाहर जाकर काम करूंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन दोनों की बातें चाची चुपके से कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। चाची मन में सोचते हुए बोली, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? इसे किसी बड़ी हवेली में काम पर लगा दूंगी और जो भी ये कमाएगी वो सारा पैसा मेरा और मेरी बेटी का होगा। उसके बाद चाची कमरे में आते हुए बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल तुम्हारे चाचा की भी तबीयत खराब रहती है और तुम्हारे इधर उधर के खर्चे भी तो कुछ कम नहीं। काम करोगी तो 4 पैसे तो घर में आएंगे। तुम एक अच्छी नौकरानी बनोगी। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती हो नौकरानी बनाकर किसी और के घर में काम करने के लिए? मेरी बेटी बहुत सुंदर है। उसे अपने सुंदर हाथ और पैरों का बहुत ख्याल है। इस रेखा को क्या पता कि सुंदरता क्या होती है। बड़े आए मेरी बेटी से काम करवाने वाले। इतना कहकर चाची वहाँ से चली जाती है। चाचा दुख भरी नजरों से रेखा की ओर देख रहे थे, लेकिन रेखा उन्हें सहारा देती है। अगली सुबह रेखा किसी अमीर इंसान के घर काम ढूंढने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी चाची ने उसको रास्ते के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं दिया। पर रेखा ने इस बात का बुरा नहीं माना। बेटा, रास्ते में जो कोई भी मिले उसकी मदद जरूर करना। कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। चाचा की दी हुई शिक्षा मन में लिए रेखा निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक सूखा हुआ मुरझाया पेड़ नजर आया, जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। क्या तुम मेरी सूखी टहनियों को मुझसे अलग कर सकती हो? रेखा उसकी बुरी हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। रेखा तब तक नहीं रुकी जब तक उसने पेड़ से सारी सूखी टहनियां हटा नहीं दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे वक्त में तुमने मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रेखा आगे बढ़ी। आगे उसे एक चूल्हा नजर आया जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। चूल्हा भी रेखा से मदद मांगने लगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत बेजान हो गया हूँ। उसके बाद रेखा ने नदी से थोड़ा पानी लाकर और मिट्टी को मिलाकर एक लेप तैयार किया और उस चूल्हे को फिर से नया बना दिया। चूल्हा उसका धन्यवाद करता है और उसकी मदद करने का वादा भी करता है। आगे चलकर रेखा को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जिसके शरीर पर बहुत धूल थी। रेखा उस बूढ़े व्यक्ति को नदी में स्नान करवाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो क्या है ना, आजकल हाथ ठीक से काम नहीं करते, इसलिए मैं बहुत दिनों से स्नान नहीं कर पा रहा था। इसके बाद रेखा आगे बढ़ी। चलते चलते कहीं दूर जाकर उसे एक महल नजर आया। रेखा की आंखों में मदद मिलने की उम्मीद थी, इसीलिए उस महल के अंदर चली गई। रेखा देखती है कि अंदर से वो महल तो बहुत सुंदर है और उस महल के अंदर 7 परियां वास करती हैं। ये हमारा घर है। कहो, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे मदद की जरूरत है। क्या आप सब मुझे काम पर रख सकती हो? मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगी। हाँ, तुम यहाँ काम कर सकती हो,
वहाँ ऊपर 7 कमरे हैं, लेकिन तुम केवल 6 कमरों की ही सफाई कर सकती हो। कभी भी 7वें कमरे की ओर बढ़ने की हिम्मत मत करना। रेखा काम मिलने की खुशी में 7 परियों का पूरा घर चमकाने लगी। वो रोजाना 6 कमरों की सफाई करती, लेकिन कभी भी 7वें कमरे की ओर नहीं देखती थी। उसे काम करते करते अब पूरा 1 वर्ष बीत चुका था। अब तक वो बहुत सारा धन कमा चुकी थी। जब उसके जाने का समय हुआ, तब एक परी उससे पूछती है, तुमने पूरे 1 साल तक हमारे इस घर में काम किया, लेकिन कभी भी पलटकर उस 7वें कमरे की ओर नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्यों? मेरे चाचा जी ने मुझे सिखाया था कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा वफादार रहूं, और इस घर में रहते हुए मेरा कार्य था कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मैंने बस वही किया। हम तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हुए। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। सारी परियां मिलकर रेखा को उसी 7वें कमरे में ले गई। वो कमरा अंदर से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। ये देखकर रेखा की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना सारा धन एक साथ नहीं देखा था। अब तुम इन सारे सोने चांदी के बीच में जाकर खड़ी हो जाओ। जितने भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी तुम्हारे शरीर से चिपकेंगे, वो तुम्हारे हुए। रेखा वैसा ही करती है जैसा परियां उससे करने को कहती हैं। रेखा सोने चांदी के बीच जाकर खड़ी हो गई, और देखते ही देखते बहुत सारे हीरे और जवाहरात उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। इससे तो मैं चाचा जी की जिंदगी बहुत आसान बना सकती हूँ। वो कभी बीमार नहीं होंगे। जब भी बीमार होंगे, मैं इन पैसों से उनका इलाज करवा सकती हूँ। चाची भी बहुत खुश हो जाएंगी। रेखा परियों से इजाजत लेकर घर की ओर रवाना हो गई। घर आते समय रास्ते में रेखा को वही बुजुर्ग आदमी मिला, जिसकी मदद रेखा ने जाते समय की थी। उस बूढ़े आदमी के शरीर पर बहुत सारे मोती लगे हुए थे। बेटा, तुम जितना चाहो उतना मोती मेरे शरीर से ले सकती हो। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शायद इससे तुम्हारी मदद हो जाए। रेखा खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के शरीर से मोतियों की कुछ माला उतार लेती है और उसका धन्यवाद कर कर आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर उसे वही चूल्हा नजर आया जिसकी मरम्मत रेखा ने की थी। उस चूल्हे के पास बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। तुम चाहो तो ये स्वादिष्ट खाना खा सकती हो। तुम्हें भूख भी लग रही होगी। रेखा खुशी खुशी चूल्हे के पास रखा खाना खाती है और थोड़ा खाना अपने चाचा जी के लिए भी रख लेती है। चूल्हे का धन्यवाद कर रेखा आगे बढ़ी। आगे जाकर रेखा को वही पेड़ नजर आया जिस पर से रेखा ने सारी सूखी झाड़ियों को अलग किया था। पेड़ हरा भरा और उसके ऊपर बहुत सारे फल भी लगे थे। तुम चाहो तो मेरे पेड़ के स्वादिष्ट फल खा सकती हो। तुमने मेरे बुरे समय में मदद की थी, जब मेरे सहायता के लिए कोई नहीं था। अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रेखा पेड़ के स्वादिष्ट फल खाती है और थोड़े फल अपने चाचा जी के लिए भी रख लेती है। रेखा जब घर पहुंची तो वो अपने चाचा जी को बिल्कुल स्वस्थ देखती है। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इतना सारा धन देखकर और चाचा का गुरूर देखकर चाची ये समझ चुकी थी कि अब वो चाची को 1 रुपया नहीं देने वाले। इसीलिए वो गुस्से से अपनी बेटी को बाहर बुलाती है और उसे कहती है, तुम्हें उससे ज्यादा पैसे कमा कर लाने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उससे ज्यादा पैसे कमा कर लाओगी। जाकर जल्दी से किसी धनवान परिवार में काम ढूंढो। सुषमा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करती हुई वहाँ से चली गई। अभी वो कुछ दूर ही पहुँची थी
कि उसे वही मुरझाया हुआ पेड़ नजर आया। वो अपने आप से सूखी झाड़ियों को अलग करने को कहता है, लेकिन सुषमा नाक सिकोड़ती हुई उससे कहती है, क्या बकवास है। अगर मैंने ये काम किया तो मेरे सुनर हाथों में खरोच आ जाएगी। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कहकर सुषमा आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसे वही टूटा फूटा चूल्हा नजर आया जो उससे मदद मांग रहा था। अगर मैंने ये काम किया तो मेरे सुंदर नाखूनों में मिट्टी चली जाएगी। मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मरम्मत। सुषमा आगे बढ़ी और उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया, लेकिन सुषमा उसकी मदद करने से भी मना कर देती है। आगे चलकर उसे उन्हीं 7 परियों का घर मिला। सुषमा अंदर जाकर काम मांगने लगी। तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें रोजाना 6 कमरों की सफाई करनी है, लेकिन उस 7वें कमरे में कभी प्रवेश नहीं करना, तभी तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। सुषमा ने परियों की इस शर्त को मंजूर किया। सुषमा रोजाना 6 कमरों की सफाई करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी 7वें कमरे की ओर उत्सुकता बढ़ने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुषमा के सब्र का बांध टूट गया और उसने उस 7वें कमरे में प्रवेश कर लिया, लेकिन उस कमरे में सोने और चांदी नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े और मेंढक थे, जिन्होंने सुषमा पर हमला कर दिया। सुषमा चिल्लाते हुए परियों के घर से बाहर निकली और भागते हुए वो उसी बूढ़े इंसान के पास पहुंची, लेकिन अब उस बूढ़े इंसान के पूरे शरीर पर मोतियों की माला थी। सुषमा लालच में उस बूढ़े आदमी के पीछे भागी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भागते भागते कहीं गायब ही हो गया। आगे जाकर सुषमा को वही चूल्हा नजर आया जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। उस चूल्हे के आगे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही सुषमा उस खाने की ओर बढ़ी, उसका हाथ जल गया। वो रोती हुई घर की ओर भागी। रास्ते में उसे वो पेड़ नजर आया जो उससे अपने आप से सूखी टहनियों को अलग करने को कह रहा था, लेकिन तब सुषमा ने उसकी मदद नहीं की थी। अब उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। सुषमा जैसे ही उन फलों को तोड़ने हाथ बढ़ाती है, वैसे ही वो पेड़ लंबा हो गया। सुषमा रोते हुए घर भागी। घर जाकर उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी सोने चांदी और मणिका से भरकर नहीं, बल्कि गंदे कपड़े और जख्मों के साथ लौटी थी। तभी घर के अंदर से चाचा और रेखा निकलकर आते हैं। देख लिया तुमने, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। अच्छा फल हमेशा नेक इंसान को ही मिलता है। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर चाचा अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से भगा देता है। उस दिन के बाद से चाचा और रेखा खुशी खुशी रहने लगे। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी।